नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से उपजी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। पूरा भारत ऊर्जा संकट के समय टीम इंडिया की तरह एक साथ मिलकर काम करे, इस दिशा में पीएम मोदी की आज की बैठक बेहद खास है। क्या रहा प्रधानमंत्री की इस बैठक में खास, इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ चर्चा होगी इस बात को लेकर कि ऊर्जा चुनौतियों के बीच सरकार के प्रयासों से अभी तक किस प्रकार से हम बात को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। बताएंगे चुनावी राज्यों की खबरें जहां सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाएंगे रामनवमी की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुख्यमंत्रियों से संवाद। संघर्ष के मद्देनजर तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर घटाई 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्री ने कहा उपभोक्ताओं के हित में लिया गया फैसला। हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन की आशंका से किया साफ इनकार। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का कोटा 50% से बढ़ाकर किया 70%। कहा पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल एलपीजी समेत देश में ऊर्जा के पर्याप्त भंडार मौजूद। पैनिक और अफवाहों से बचने की अपील। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसए की बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल चुनाव में ईसी ने 14 और रिटर्निंग ऑफिसरों का किया तबादला। राणाघाट में प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी पर हमले के बाद घेरे में ममता सरकार। केरल के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे कांग्रेस के दिग्गज। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की है जारी। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। दिव्य सूर्य किरण से रामलला का हुआ सूर्य तिलक। प्रधानमंत्री इस भव्य पल को देख हुए अभिभूत। करोड़ों देशवासी भी बने साक्षी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर उनकी तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। ये संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने भी खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों और इजराइल पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की है। साथ ही टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर भी इस बैठक में जोर रहेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्से ले रहे हैं। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल है और पश्चिम एशिया के हालात को लेकर ये पूरी बैठक है क्योंकि देश में ऊर्जा संकट को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। खासतौर से एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार हर प्रकार से इस पर निगरानी कर रही है और राज्यों के साथ समन्वय पहले से ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में आचार संहिता के चलते शामिल नहीं है और निश्चित तौर से केंद्र और राज्य कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ मिलकर किस तरह से टीम इंडिया के तरीके से मिलकर काम करें और ये तालमेल बेहतर तरीके से देश की ऊर्जा चुनौतियों को
सही तरीके से संकट से आगे बढ़ा सके, इस दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से लगातार संकट की शुरुआत के समय से जो जंग के माहौल बने हैं उस पर लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में पर्याप्त ऊर्जा के भंडार मौजूद हैं, किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। भारत संबंधित मित्र देशों से मिलकर लगातार संवाद भी कर रहा है ताकि ऊर्जा आपूर्ति लगातार बनी रहे। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक और भारत की केंद्र सरकार और राज्यों की तमाम सरकारें, वो किसी भी दल की हो, मिलकर एक टीम इंडिया की तरीके से इस ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती के समय एक साथ खड़ी हो, कम से कम फोकस इसी पे रहेगा। हाँ, निश्चित तौर पे जो संभावना है कि इसी पे फोकस रहने की स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति है कि भारत में वो स्थिति अभी नहीं आई है, जैसा कि कई देशों ने अपना एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दिया है, कई देशों ने। लेकिन भारत ने अपने इस तरीके से चीजों को मैनेज किया है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन ये स्थिति नियंत्रण में रहे इसके लिए राज्य सरकारों का योगदान बहुत अहम है, क्योंकि जनता जहां भी है वो राज्य सरकार वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ तक कि चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी उनकी है। और एक देख रेख का है, कालाबाजारी को रोकने का, जमाखोरी को रोकने का, इन सारी चीजों को रोकने का जिम्मा जो है और अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास है। तो इस मायने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया था सुओ मोटो, फिर राज्यसभा में उन्होंने सुओ मोटो बयान दिया, और उसके बाद आज वो बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, तो निश्चित तौर पे यह सबसे बड़ा संदेश है कि देखिए पैनिक नहीं होनी चाहिए, घबराहट की स्थिति नहीं होनी चाहिए देश की जनता के सामने कि सामान नहीं है, गैस नहीं है, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। निश्चित तौर पे ये स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ गैस पेट्रोल एलपीजी नहीं है, सारी चीजें हैं। बस है कि उनको उसी रूप में उपयोग करें जितना जरूरी है। तो इसके लिए उनका आश्वस्त होना बहुत आवश्यक है, और इसी तरीके से आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्रियों की उन्होंने बैठक बुलाई है। उन्हें वे जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरीके से व्यवधान के बावजूद भारत ने जो है एलपीजी सिलेंडरों का, गैस घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया है। कई अन्य देशों से भी हमने आयात करना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा तेल का भी, जो चाहे वो डीजल और पेट्रोल हो, वह भी अब 41 देशों से आयात किया जा रहा है। पहले 27 देशों से आयात किया जा रहा था। मतलब यह है कि केंद्र सरकार के पास प्लान है और उसी प्लान के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है, और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पे एक इंटरैक्टिव मीटिंग है, और इस इंटरैक्टिव मीटिंग में निश्चित तौर पे राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी सुझाव आएगा। उस सुझाव के आधार पे प्रधानमंत्री भी केंद्र सरकार जो व्यवस्था करनी होगी कर रही है या करेगी। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखिए कि यह है कि इसमें विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं वो उन सरकारों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस की सरकार है सुखरूप मौजूद है, उसके अलावा तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भगवंत सिंह मान जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पंजाब के, वो भी मौजूद है। तो एक टीम इंडिया के रूप में तो अभी तक दिख रहा है कि एक टीम इंडिया है जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे सामूहिक तौर पे एक देश के तौर पे होल ऑफ द कंट्री अप्रोच करके किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। अखिलेश जी एक चीज़ ये भी, क्योंकि राज्यों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की अगर चुनौतियां हैं हमारे सामने, खास तौर से हम लगातार इंटर मिनिस्ट्रियल पीसी में देखते हैं, प्रेस वार्ता में देखते हैं कि राज्यों के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी पे सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस लिहाज से भी ये बैठक अहम हो जाती है कि राज्य भी अपनी जिम्मेदारी को और बेहतरी से निभाए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से केंद्र राज्य मिलकर जब काम करेंगे तो शायद और बेहतर तरीके से, हम समन्वित तरीके से काम कर पाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार जो है, स्थानीय जो कानून व्यवस्था है, स्थानीय बहुत सारे डिलीवरी के काम है जो राज्य सरकारों को करना पड़ता है, और इसीलिए राज्य सरकार बनाई गई है, इसीलिए राज्य बनाया गया है। तो केंद्र सरकार के पास कुछ कानून जो अधिकार है वो केंद्र सरकार अपने अधिकारों के तहत करती है। तो उसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कालाबाजारी, जमाखोरी की जहां तक बात हो रही थी, तो आज तक की जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3000 जगहों पे छापे मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकारें सचेत है, चाहे वो कांग्रेस के शासित राज्य सरकार हो या बीजेपी शासित राज्य सरकार हो, जेएमएम शासित राज्य सरकार हो या आम आदमी पार्टी राज्य सरकार, जहां भी सरकारें जिसकी भी हैं,
उन सारे राज्य सरकार जो है वो काफी सक्रिय हैं और निश्चित तौर पे वो नहीं चाहेंगे कि वो अलोकप्रिय हो और अलोकप्रिय होंगे तो उनके राजनीतिक तौर पे उनको घाटा होगा। तो इसलिए सबका हित है कि जी देश जो है ऐसे कठिन परिस्थिति में मिलकर केंद्र जी और राज्य सरकार काम करे ताकि जी जनता को कोई असुविधा नहीं हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी उम्मीद करते हैं जब डिटेल्स आएंगे आपसे हम संपर्क स्थापित करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR-U। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता अपने फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारत आ रहा कच्चा तेल भी महंगा हो गया है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का एक तरीके से आर्थिक घाटा हो रहा है। तेल कंपनियों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव के बोझ को कम करने के लिए मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम लोगों पर संभावित आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। पश्चिम एशिया में बारूदी बवंडर की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट भयंकर हो गया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेल संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 0 कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। ये कदम वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और कंपनियों के नुकसान को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में बढ़ती कीमतों का असर जनता की जेब पर न पड़े, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये सपोर्ट नहीं मिलता, जनता को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा हर 1 लीटर पेट्रोल के लिए या हर 1 लीटर डीजल के लिए। सो उनके लिए ये
बेनिफिट नहीं है, उसका उनके ऊपर जो शॉक हो रहा है विदेश में प्राइस बढ़ाने के कारण, उस शॉक को सरकार ले रही है, जिससे जनता के ऊपर वो रेट बढ़ना नहीं होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ये लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। नतीजतन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30% से 50% की वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएं, जैसा कि अन्य सभी देशों ने किया है, या फिर सरकार खुद इसका बोझ उठाए ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर सरकार ने बोझ उठाने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले की तारीफ की। 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया है, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया है। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों में देश भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लेकर साफ कर दिया है, भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। तेल का भंडार देश में पर्याप्त है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने देशवासियों को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को घबराहट में ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है और वे इस तरह की अफवाहों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करें। खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के बाद से भारत सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, जिसके चलते देश में स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो बीते एक दशक में ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार द्वारा किए गए कामों के चलते भी भारत तमाम देशों के मुकाबले आज बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है। मध्य पूर्व की स्थिति पर अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने तेल की उपलब्धता की जानकारी देते हुए बताया कि देश के सभी 1 लाख पेट्रोल पंपों पर यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को परेशान होकर वहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एलपीजी की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, एलएनजी की सप्लाईज इंश्योर्ड है, पीएनजी की सप्लाईज इंश्योर्ड है। बावजूद इसके कई जगह पर रूमर्स की वजह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। हमारे आसपास के देश दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सुजाता शर्मा ने यह भी कहा कि वर्तमान में ना तो लॉकडाउन की कोई स्थिति है और ना ही ऐसा कोई निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन ने भी लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ रूमर। लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। वी वुड लाइक टू अपील टू ऑल सिटीजन्स not to believe in rumors and also be very cautious about fake news. In the last 2 days, there has been more panic and rumors being created about supply of petrol and diesel. As my colleague had clearly pointed out, there is no shortage of supply of petrol and diesel. स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में पहले जैसी ही स्थिति है और भारत के 5 एलपीजी टैंकर अभी भी वहां है। इस बीच भारत ने 25 और नाविकों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकालकर भारत लाने में सफलता प्राप्त की है। खाड़ी क्षेत्र में कोई भी भारतीय ध्वज या नाविक के विषय में कोई सूचना पिछले 24 घंटे में नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। पर्शियन गल्फ में जो 20 जहाज हैं भारतीय ध्वज के, उस पे 540 भारतीय नाविक हैं, वे भी सुरक्षित हैं। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को
सेफली इंडिया वापस लाया गया। इस बीच विदेश मंत्रालय सभी संबंधित देशों के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के मामले पर संपर्क में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलहाल G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं और वहां भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। Conversation with global partners continue. External Affairs Minister is presently visiting France to attend the G7 foreign ministers meeting. On the sidelines, he held several meetings with his counterparts from participating countries, where aside from bilateral ties, the leaders also discussed the ongoing developments in West Asia. पश्चिम एशिया के देशों में फंसे करीब 4,75,000 भारतीय लोग स्वदेश वापस आ चुके हैं। Since February 28th, around 475,000 passengers have returned from the region to India. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Yesterday, an Indian national unfortunately lost his life in an attack in Abu Dhabi. Our mission in Abu Dhabi is in touch with the family and is coordinating closely with the local authorities for the early return of his mortal remains to India. सरकार ने तेल और गैस की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है और एविएशन फ्यूल के निर्यात पर 29 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके परिणामों की समीक्षा 15 दिन बाद की जाएगी। Duties and cess have been imposed on the export of diesel and the aviation turbine fuel which has been imported from outside India. The idea behind having these changes is to prioritize the domestic availability of these products. राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी अंकुश लगता जा रहा है। करीब 3,000 जगहों पर छापेमारी की गई है और कई रिटेलर्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि की है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर 70% के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम भी करते हैं। मित्तल ने पत्र में स्पष्ट किया है कि अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट पूर्व के स्तर का 50% ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने के पहले वाली मांग के 70% तक पहुंच जाएगी। तो ऊर्जा संकट और उससे निपटने की तमाम तैयारियों पर आज लगातार दिन भर एक मंथन भी चल रहा है और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष पीएम सीएम संवाद, मिलकर ठीक करेंगे हालात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। लगातार ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी हैं, जो कि कुलपति हैं IIFT दिल्ली के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर जोशी, पहले आपसे ही इस बात को कि जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कट करने का जो फैसला किया है, ये कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि हम तमाम दुनिया के देशों में देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ऐसे मेजर्स ले रही है कि आम आदमी को राहत मिल सके। प्रोफेसर जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये समझना होगा मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को और भारत के कंज्यूमर्स को कि एनर्जी के लिए भारत लगभग 89% अपने आयात पे निर्भर है और इसलिए ये और हार्मुज वाला ये जो स्टेट है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 54% पेट्रोलियम यहाँ से आता है, गैस तो लगभग 90% आती है एलपीजी, और इसके अंदर जो इन्होंने ये जो आज कम किया है 10% डीजल और पेट्रोलियम के अंदर, और ये एक निश्चित
निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। कंज्यूमर्स के लिए भारत ने अभी भी प्राइस नहीं बढ़ाई है, जबकि आप दूसरे देशों में देखते हैं, आप अमेरिका में देखिए, आप स्पेशली थाईलैंड में देखिए, जापान में देखिए, सब जगह कंज्यूमर प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। हमने कंज्यूमर प्राइस नहीं बढ़ाई है, उसको टैक्सेस के जरिए जो है सरकार ने शॉक को एब्जॉर्ब किया है। और ये जो कम करने से इसमें मुझे ऐसा लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो घाटा था उसको भी भरपूर करने में मदद मिलेगी। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर अभी तक अनअफेक्टेड रहा है, और जैसा कि आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई, भारत सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। उसमें भारत सरकार के अनेक विभाग, वो चाहे विदेश मंत्रालय हो या तेल मंत्रालय हो या वाणिज्य मंत्रालय हो या शिपिंग मंत्रालय हो, सब मिलके इसकी उपलब्धता को कस्टमर को उपलब्ध कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर कालाबाजारी को रोकना है और उसको रेगुलेट करना है, कि स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ द गैसेस, एंड सो दैट क्या है कि घर की किचन चलती रहे और रोजमर्रा के ट्रेवल में बाधा ना आए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जो है ना एक इंटीग्रेटेड प्रयास है, और ये एक अनसर्टेनिटी की स्थिति है कि कब ये परेशानी खत्म होगी। और उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जहाज जो वहां से निकल भी पाए हैं, वो हमारी डिप्लोमेसी की एक निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग परिस्थिति के अंदर एक सक्सेसफुली नेविगेट तरीके से काम कर रही है, उसका ही असर है कि शायद वो नतीजे में दिखाई पड़ रहा है। शिशिर जी, ये फैसला कितनी राहत भरा जब एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है और सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि आम व्यक्ति पर इस संकट का बोझ ना पड़ने पाए। शिशिर जी, देखिए अरविंद, जो एक उपभोक्ता के लिए पेट्रोल डीजल के लिए टैक्स के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। पेट्रोल और डीजल पर दो तरह के टैक्स है, एक केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का। केंद्र सरकार जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसके 4 हिस्से होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी, दूसरा होता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और चौथा होता है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। इन चारों को मिला दीजिए तो पेट्रोल पर अभी तक जो था वो 21 रुपए 90 पैसे का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, और डीजल की बात करें तो वो 17 रुपए 80 पैसा था। सरकार ने क्या किया है, इन 4 में से एक यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो कि 13 रुपए थी पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर पेट्रोल पर, उसको घटा करके 3 रुपया कर दिया। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब समझिए कि पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी अब जो होगी वो 11 रुपए 90 पैसे होगी। दूसरी तरफ अगर हम डीजल की बात करें, वहां पर जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो 10 रुपए प्रति लीटर की थी उसको नील कर दिया, यानी कि 7 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पर लगेगा। अब इसका सीधा सीधा फायदा क्या है कि ग्राहकों के लिए जो दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ती वो अब तेल कंपनियों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको कम ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। ग्राहकों के लिए अगर दाम कम करने की बात है तो वो काफी हद तक दारोमदार राज्यों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है जो कि राज्य सरकारें लगाती है, जिसको वैट भी आप कह सकते हैं, वो होता है एड वैलोरम, यानी कि वैल्यू जिस तरीके का होगा उतना उस प्रतिशत के हिसाब से लगेगा। यदि वहां पर वो कम करे तो तेल कंपनियों के लिए राहत और ग्राहकों के लिए भी राहत संभव है। तो ये कर का पूरा गणित है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों किया गया। अब आप देखेंगे कि 2400 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को घाटा पिछले कुछ दिनों में हुआ है। तेल मंत्रालय के ही आंकड़े बता रहे हैं कि पेट्रोल पर जो अंडर रिकवरी वो 26 रुपए की है और डीजल पर जो है वो 81 रुपए की पहुंच गई है। अब जब तेल कंपनियों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कच्चा तेल कहां से खरीदेंगे, और कच्चा तेल नहीं खरीद पाएंगे तो आपके लिए पेट्रोल डीजल कहां से तैयार कर पाएंगे। ये एक पूरी गणित है इस कर व्यवस्था में बदलाव को लेकर के। बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, क्योंकि सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ साथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर वो टैक्स लगे रहें ताकि वो डिस्करेज हो एक्सपोर्ट करना, और जो अवेलेबिलिटी है वो फ्यूल की वो देश में कम से कम बनी रहे। ये भी सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि अवेलेबिलिटी लगातार बनी रहे और किसी प्रकार की देश में दिक्कत ना होने पाए। ये एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाना एक बिल्कुल उचित काम है इस समय, क्योंकि एक्सपोर्ट पे अगर आप टैक्स लगाओगे तो उसकी डोमेस्टिक बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। और जो टैक्स सरकार ने अभी जो इसको एक्सपोर्ट ड्यूटी हम कहते हैं, जनरली भारत में हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते नहीं है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में हम लगाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, नॉर्मली ड्यूटी भारत में हम इंपोर्ट पे लगाते हैं। तो इसके अंदर जो है देश के अंदर सुनिश्चितता पेट्रोलियम उत्पादों की और एलपीजी की सुनिश्चितता अवेलेबिलिटी को निश्चित करने के लिए एक मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है और प्रभावशाली भी है।
बिल्कुल। शिशिर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, ये भी दिखाता है कि यहाँ पे भी एक लीडरशिप की इनिशिएटिव वो दिखाई पड़ रहा है कि टीम इंडिया की तरीके से केंद्र और राज्य मिलकर काम करते नजर आए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतर तस्वीर कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि केवल केंद्र सरकार कदम उठा ले और कुछ सारा कुछ संभल जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश जो संघीय ढांचा है, जिसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और उनके साथ साथ एक सरकार है, तो जब तक ये सभी मिलेंगे नहीं तक आप इस संकट से, जो परेशानी है, उससे आप उस चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पेट्रोल डीजल के बारे में कहा, एक और मुद्दा देखिए कि अफवाहों के बाजार गर्म होने की वजह से कालाबाजारी कितनी बढ़ रही है। उस कालाबाजारी को रोकने का काम किसका है? राज्य सरकारों का है। तो यदि राज्य सरकारें वहां पर कदम उठाएं और ये ड्यूटी में जो कटौती की गई है, वहां पर दाम न बढ़ने की जो संभावना बन रही है, दोनों का साझा प्रयास ये होगा कि लोगों को पेट्रोल डीजल आसानी से उपलब्ध हो सके। जी प्रोफेसर जोशी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारी एक कूटनीतिक प्रयास रहे हैं जिसके चलते होर्मुज जैसे मुश्किल इलाके से हमारे अपने कुछ जहाज जो हैं वो वापस हिंदुस्तान एलपीजी लेकर पहुंचे हैं। तो ये एक लीडरशिप दिखाती है प्रधानमंत्री मोदी, जहां वैश्विक स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं तो देश में भी समन्वय बनाने का लगातार कोशिश जारी है। एक डिप्लोमेसी है और एक रेगुलर इन द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमारा रेगुलर ईरान से और दूसरे सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे, स्पेशली द फाइटिंग कंट्रीज, उनके साथ में एक डिप्लोमेसी की एक सफलता दिखाती है। और उसके साथ में ये एक हमारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी दिखाती है, जिसमें हमने उसमें नेवी भी भेजी है, विदेश मंत्रालय ने नेगोशिएट भी किया है, शिपिंग मंत्रालय ने प्रॉपर तरीके से उसको अवेलेबल करवाया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसने एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाने की सिफारिश की है, वित्त मंत्रालय ने लगाया, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के अंदर बिल्कुल समन्वय चल रहा है, जिससे अभी तक कस्टमर को, जहां तक पेट्रोल का सवाल है, उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। थोड़ी प्राइस 60 रुपीज के हिसाब से पेट्रोलियम उस पे एलपीजी के सिलेंडर पे लगाई गई है। लेकिन ये जो इस कठिन परिस्थिति में भी अभी आपने देखा कि कल ईरान ने कहा है कि 5 फ्रेंडली देश जिनके फ्लैग के शिप्स आसानी से आ जा सकेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसमें भारत एक प्रमुख है, अहम है। और मुझे लगता है कि इस कूटनीति से जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, और उसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की एक स्ट्रेटेजिकली और एक इंटीग्रेटेड मिलीजुली अप्रोच से एक अभूतपूर्व समन्वयन भारत सरकार, हमारी एम्बेसीज और विदेशी एम्बेसीज और राज्य सरकारों के साथ जो भारत सरकार कर रही है, उसकी वजह से उसका ग्राउंड के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और कालाबाजारी को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ कदम भी उठाए गए हैं, इफेक्टिव मेजर उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी लिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि स्थिति जो है, हाँ, हम इस कठिन परिस्थिति से सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे। शिशिर जी, एक छोटा सा जवाब, किस तरीके से देखा जाए हमारी बीते लगभग 1 दशक की एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना और हमारी एनर्जी पॉलिसी पे जो तमाम प्रयास रहे हैं, शायद उसका ही असर है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों या तमाम कोशिशें हों, हम आज बाकी तमाम मुल्कों की अपेक्षा थोड़े से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हालात सभी के लिए चिंताजनक है। देखिए, 24 देश से हम पहले लेते थे, अब हम 41 देश से मंगवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक विकल्प दे रहा है। दूसरी बात यह है कि खाड़ी के देशों के अलावा बाकी देशों से हम कच्चा तेल मंगवा सकें या गैस मंगवा सकें, उसके भी विकल्प अगर उपलब्ध होते हैं तो वो हमारे लिए फायदे की स्थिति होती है। तो निश्चित तौर पर जितना ज्यादा आप विविधीकरण करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बिल्कुल, उसका एक असर भी हमको फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। ये वाला दिखाना,
गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज से आवागमन के मुद्दे पर पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित और मुक्त आवागमन के लिए सभी पक्षों से शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। There are several efforts that we've seen, reports about countries talking about coalition and as to what should be done to strengthen the transit of ships from Straits of Hormuz. In several forums, in several places, there are these initiatives which are being discussed. We are aware of them. We are closely following the matter, as also developments in the West Asia, ongoing conflict in West Asia. And our point of view is that we continue to call for ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a matter of priority. भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत किए गए भीषण नरसंहार की कड़ी भर्त्सना की है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का इस ऐतिहासिक सच से लगातार इनकार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। पाकिस्तान द्वारा उस समय जो चलाया गया था, उसमें किस प्रकार का वहाँ पर बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, उसके बारे में सभी लोग अवगत हैं। इस नरसंहार में एक सुयोजित तरीके से लाखों लोगों की जानें गई, उनको मारा गया, उनके मौत के घाट से उतारा गया। उसके अलावा औरतों के साथ, और जिनको वहाँ वीरांगना कहा जाता है, उनके खिलाफ अलग अलग तरीके के वायलेंस हुए, क्राइम्स हुए। और साथ ही साथ जो कि एक प्रकार का दहशत था उस समय उस देश में, लाखों लोग अपने देश छोड़कर, बांग्लादेशी नागरिक छोड़कर हमारे यहाँ आए शरणार्थी के रूप में। इससे पूरा दुनिया का अंतरात्मा में बहुत एक झकझोर दिया। और अभी तक इन सभी क्राइम्स को लेके, वायलेंस को लेके, नरसंहार को लेके पाकिस्तान एक डिनायल मोड में रहता है। हमारी तरफ से हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं कि उनकी जो ये न्याय मांगने की और न्याय मिलने की जो उनकी चाह है, उसके लिए।
देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें थल सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और अत्याधुनिक संचार प्रणाली शामिल है, जो युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता और निगरानी को और सशक्त बनाएंगे। वहीं वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट S-400 मिसाइल सिस्टम और रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को हरी झंडी दी गई है, जिससे हवाई सुरक्षा को और ऑपरेशन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इसके अलावा तटरक्षक बल के लिए हाई स्पीड एयर कुशन व्हीकल्स भी मंजूर किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर स्वीकृतियां और समझौते हुए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत और मजबूत सुरक्षा ढांचे की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर भी पड़ेगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने को रफ्तार देने के लिहाज से एक अहम भूमिका भी निभाता नजर आएगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है और आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही साहब, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, हमें तो अच्छा बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रति वर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़ी आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है, जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो ये दिल्ली NCR का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
ये दोनों हवाई अड्डे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, जेवर। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद अब खबरें देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा में ट्रेनिंग के दौरान एक अधिकारी की पिटाई का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक्शन भी लगातार जारी है। चुनाव आयोग ने कई रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया है और प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक तरीके से इसको बेहद अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। इससे पहले बंगाल की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए भी लगातार एक्शन में है। लगातार हो रही हिंसा ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान एक मतदान अधिकारी साइका चटर्जी पर कथित तौर पर कार्यालय के कर्मचारियों ने हमला किया। ये घटना तब हुई जब साइका चटर्जी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ममता बनर्जी के विज्ञापन और दीघा मंदिर के दृश्यों को दिखाए जाने का विरोध किया। ট্রেনিং শুরু হবে না, যা হওয়ার হবে আমরা নির্বাচন কর্মী যারা তারা বুঝে নেব। এই ভদ্রলোক আমাদের রীতিমতো শাসিয়েছে। কেন আমরা মমতা ব্যানার্জির অ্যাড বন্ধ করতে বলেছি? এই ভদ্রলোক দেখে রাখুন, আইডি প্রুফ দেখাতে পারছে না। এ কে পার্টির ক্যাডার নাকি? इससे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़पें हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। लेकिन इलाके में अभी भी तनाव है। इस घटना के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुंडागर्दी जारी है और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन का एक जो डीजीपी से सीपी से एसपी से बहुत सारा चेंज किया, नीचे ओसीआईसी को चेंज करना चाहिए। ये उन्हें जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा है सीपी डीजी एसपी नीचे तक काम नहीं कर रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने कई रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में है। 14 और रिटर्निंग ऑफिसरों का तबादला किया गया है। 73 रिटर्निंग ऑफिसरों पर पहले ही हुआ है एक्शन। 7 जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला किया गया। जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जिले में हुए हैं ट्रांसफर। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भी हुए ट्रांसफर। पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इस फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। वैसे तो देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों की संवेदनशीलता देखते हुए ही इसे 2 चरणों में कराने का फैसला किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में चुनाव एक ही चरण में हो रहे हैं। अब इंतजार सबसे बड़े फैसले यानी जनता के जनादेश का है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बीच बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बसंती में हुई हिंसा की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। बसंती बाजार इलाके में झड़प के बाद बसंती थाने के प्रभारी अधिकारी अभिजीत पाल को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की भी बात आयोग ने कही है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए और शुक्रवार रात 9 बजे तक राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपनी होगी। चुनाव के पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आयोग किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक 26 मार्च को बसंती बाजार इलाके में 2 राजनीतिक दलों के कार्यक्रम को लेकर तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद में हिंसक रूप ले लिया था। इस घटना में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए। घटना के बाद भी चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की। प्राथमिक जांच में आयोग ने पाया है कि दोनों राजनीतिक दलों के कार्यक्रम की पहले से जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। यहां तक कि केंद्रीय बल सीएपीएफ उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया। आयोग के अनुसार ये घटना ड्यूटी में लापरवाही और कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना का सीधा प्रमाण है। We have got a report from the DO and police has filed a specific case also for assault and other section of law and investigation is going on. और बात केरलम की राजनीति में यह दिखाती है कि लोकतंत्र में जवाबदेही और प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नीतियों और विकास मॉडल की दिशा तय करते हैं। चुनाव चेहरे के आधार की जगह काम के रिपोर्ट कार्ड को तय होता है और यही उसे भारत के बाकी राज्यों से अलग बनाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। केरलम की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से अलग क्यों मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का वोटिंग पैटर्न, जहाँ चुनावी नतीजे अक्सर चेहरे नहीं बल्कि सरकार के काम और उसके असर के आधार पर तय होते हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर बहस तेज है। क्या केरल में रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स ही असली गेम चेंजर है? दरअसल देश की चुनावी राजनीति में जहां अक्सर चेहरे, जाति और भावनात्मक मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं केरलम एक अलग ही पैटर्न पेश करता है। पूर्व वाइस चांसलर और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जी गोपा कुमार के अनुसार केरलम के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और सरकार के कामकाज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। Education and political participation has played remarkable roles in the past, and it is helping Kerala to create a strong civil society. For example, newspaper readership is very high, television viewership is very high, public interest in politics is very high, and that goes mostly in a secular form. Government's performance are measured through their actual governance efficiency, not simply by caste or religion. केरलम की राजनीति लंबे समय से 2 प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी टक्कर पर टिकी रही है। अब यहाँ एनडीए एक तीसरी ताकत बनकर उभर रहा है। जहां अन्य राज्यों में कई दलों के कारण मुद्दे बिखर जाते हैं, वहीं केरलम में वोटर के सामने स्पष्ट विकल्प होता है। जनता नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेती है। और आदमी लोग एजुकेटेड है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसी बात में है। कास्ट नहीं देखता है, पार्टी वाला का डेवलपमेंट देखता है।
वो पूरा अभी तो बीजेपी आता है ज़्यादा आदमी लोग उसमें वो प्रतीक्षा करता है अभी। केरलम में चुनावी राजनीति का एक बड़ा पहलू विकास बनाम वेलफेयर का संतुलन है। सरकार जहां सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को अपनी ताकत बताती है, तो वहीं विपक्ष आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय दबाव को मुद्दा बनाता है। इस टकराव में मतदाता यह तय करता है कि उसे किस तरह का मॉडल चाहिए। केरल को अक्सर देश का इशू बेस्ड इलेक्शन राज्य कहा जाता है और इसके पीछे ठोस कारण भी है, क्योंकि यहाँ चुनावी बहस विकास बनाम नाकामियों के इर्द गिर्द घूमती है। यही कारण है कि केरल के चुनाव में चुनावी नैरेटिव को तय करने के लिए भावनात्मक मुद्दे कम, जबकि इशू बेस्ड मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं और यही खूबी केरल को दूसरे राज्यों से अलग करती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। अक्का प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद नजर डालते कुछ और चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और शशि थरूर का नाम शामिल है। इन सभी नेताओं को केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हावड़ा में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के समन्वय से व्यापक मतदाता जागरूकता गतिविधियां शुरू की गई हैं।
इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है। हावड़ा में इस कार्यक्रम की शुरुआत साइक्लोथॉन से हुई, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र, युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता शामिल हुए। साथ ही मतदाता जागरूकता, नौका सेवा सहित कई अन्य स्वीप पहल की भी शुरू की गई। कार्यक्रम में छोटा भीम और चुटकी की मौजूदगी खास आकर्षण का केंद्र रही। इन पात्रों ने युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। इस अभियान का लक्ष्य शहरी मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांगों, युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों की भागीदारी बढ़ाना है। साथ ही मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, कालीघाट चित्रकला, पट्टा चित्र, छऊ नृत्य, यात्रा थिएटर और बाउल परंपरा को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ज़्यादा प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सके। तो आप देख रहे थे चुनावी राज्यों की खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और बात संसद की करते हैं। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर कामकाज देखने को मिला। जहां आमतौर पर शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल लिए जाते हैं, तो वहीं शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सरकारी कामकाज भी विधिवत रूप से होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उर्वरकों के कच्चे माल के आयात को लेकर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने पैनिक न करने की भी अपील की। पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं। ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और उस भंडारण के व्यवस्था के कारण किसानों को सही समय पर खाद जितनी चाहिए वो मिलेगी। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन बिल 2026 पेश किया गया। इस बिल का मकसद छोटे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर जेल की सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान करना है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। That is not about replacing imprisonment with fines. This is about only procedural defaults, small, minor decriminalization that have been done away with. Major violations, serious offences are not diluted in any manner. The reform process has carefully structured to exclude critical areas such as the Bharatiya Nyaya Sanhita, laws related to national security, labor codes, armed forces, international obligations. These are not under this purview. वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में रेलवे नेटवर्क का लगभग 99% हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका है और रेलवे की जमीनों की निगरानी के लिए सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे की जमीनों पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए कई जगह सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं। सोलर के लिए अगर उसको रियली वायबल करना है तो वायबल करने के लिए बड़ा एरिया चाहिए होता है। इसीलिए कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलकर, जैसे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के साथ मिलके 175 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। बड़ा प्लांट है और उससे कंप्लीट एनर्जी रेलवे को ग्रीन एनर्जी मिलती है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि कर सुधारों से छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिली है और टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि हुई है। Overall major cess collections, excluding crude oil and GST compensation, sir, the collection was, and I still call it estimate, 23.34 lakh crores. And those which are included are agriculture, infrastructure development cess, health, education cess, road and infrastructure cess. Against this, the utilization is estimated to be 24.28, 23.34 collected, 24.28 lakh crores expended, sir. कुल मिलाकर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में व्यापक सरकारी कामकाज देखने को मिला। राजेश राज और कुमार आलोक के साथ अमरिंदर गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। इसी खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।